नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है। और सबसे पहले मैं उन स्टूडेंटों को बता देता हूं जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। आज हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे, जो कि आप जानते होंगे संसद का एक अभिन्न अंग भी है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कहीं ना कहीं पर संसद का अंग भी है और आपका इसके बारे में दुनिया भर के जो तथ्य बनते हैं उन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोकसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप अगर लोकसभा की स्थिति को जानें तो इस तरीके से पहले हम इसका स्टार्ट करें, आप समझ जाएंगे कि लोकसभा जो है क्या होती है। संसद का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि आप जानते होंगे। और आप ये भी जानते होंगे शायद कि दिल्ली में जैसा कि संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। आज हमें उसी एक सदन को पढ़ना है जिसका कि नाम है लोकसभा। लोकसभा की अगर हम आम कुछ नॉर्मल क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। जनता का सदन मतलब कि हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि जैसा कि आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते हैं तो ध्यान से सुने कि जनता का सदन इसे इसलिए कहा जाता है चूँकि आप देखते होंगे कि लोकसभा में जो जाकर बैठते हैं उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो एमपी का जो लोकसभा के एमपी का जो चुनाव होता है, लोकसभा के जो एमपी का चुनाव होता है वो आपका प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिस पर जनता डायरेक्ट वोट करती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एमपी का जो चुनाव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव है वो डायरेक्ट रूप से होता है, जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से होता है, या कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसी कारण उसे जनता का सदन भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन ध्यान रखना है और प्रथम सदन भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 81, बहुत ध्यान से सुनना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 जो लोकसभा के संरचना या लोकसभा के गठन के बारे में बताता है। कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना से संबंधित है। तो आप याद रखना है अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा के संरचना या गठन के बारे में उसके दिया गया है। अगर हम लोकसभा के स्टार्ट से बात करें तो ध्यान से सुनना है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि ये जनता का सदन है, चूँकि जनता के द्वारा सीधे वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर पहुँचते हैं, इसीलिए उसे कई बार लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोक मतलब कि जनता का सदन, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं पब्लिक। मूल संविधान में, और मूल संविधान का मतलब होता है दोस्तों जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय जो भी संविधान था, तो मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की जो संख्या थी भारत में वो 500 थी। कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। तो आपको सीधा याद रखना है मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या 500 थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसा कि आप देखते भी होंगे अभी लोकसभा की सीटों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि बीच में लोकसभा की सीटें की संख्या बढ़ाई गई है। यहाँ से भी कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ज़रा ध्यान से सुनेंगे कितना अच्छा प्रश्न हो सकता है। एक संशोधन है जो याद रखना है, 7वां संविधान संशोधन 1956। ध्यान से सुनना है दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या, ध्यान से सुनना है, लोकसभा की सीटों की संख्या 500 से 525 कर दी गई थी। मतलब कि सीधा आप समझ सकते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा
जो लोकसभा की सीटों की संख्या थी वो 25 बढ़ाई गई थी। कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर क्या हुआ, फिर ध्यान रखना, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि वर्तमान में जो प्रभावी लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 543 है। तो अब कहीं ना कहीं पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, चूँकि इसके बाद और भी बड़ी है संख्या, तो ध्यान रखना है। एक अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जा सकता है। 31वां संविधान संशोधन 1974, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। 31वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, मतलब कि 20 बढ़ाई गई थी उस समय। कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है, ध्यान से सुनना है कि वह कौन से 2 संविधान संशोधन हैं जिनके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो याद रखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 और याद रखेंगे 31वां संविधान संशोधन 1974। ये 2 संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनके तहत लोकसभा की जो सीटों की संख्या ही वो बढ़ाई गई थी। ये बात भी याद रखनी है, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। वहीं अगर हम देखें वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों की जो प्रभावी संख्या है, ध्यान से सुनना है दोस्तों, जो प्रभावी संख्या है वो 543 है। चूँकि ये बात अब करंट में आपको लिंक करके याद रखनी है, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। जैसे कि पहले आप जानते होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंगल भारतीय सदस्यों के रूप में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, नॉमिनेट करता था। उसके लगने के बाद प्रभावी संख्या 545 होती थी। ध्यान रखना है दोस्तों, सन 2020 में, पिछली साल सन 2020 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। हालांकि ये प्रश्न आपको करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा में आंगल भारतीय जो सदस्य चुने जाते थे, जिनको भारत का राष्ट्रपति चुनता था, भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 के द्वारा उनको कब समाप्त कर दिया गया। तो वह प्रावधान जो है 2020 में समाप्त कर दिया गया। पूछा जा सकता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया, तो चूँकि याद रखना आपको नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चूँकि करंट अफेयर से भी लिंक क्वेश्चन है तो कई बार पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम जनरली बात करें, आप ये मान के चलिए जो लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो प्रभावी 543 है। अब 543 में से आप कैसे याद रखेंगे कि किस किस तरीके से हैं, तो आप याद रखें इनमें से 530 सदस्य तो निर्वाचन राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना है, इनमें से 530 तो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आएंगे या राज्यों से निर्वाचित होंगे, जबकि 13 जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आएंगे। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो इनकी संख्या प्रभावी निकल कर सामने आ जाएगी, जो कि 543 है। कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है, लेकिन अगर किसी वजह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको ये बात याद रखनी है, भारत ने 7 सीटें पहले से ही पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, उसके लिए अलग से रख रखी हैं। जब भी कभी आगे आने वाले समय में पीओके भारत का हिस्सा होगा, किसी भी प्रकार से जब वो भारत का हिस्सा हो जाएगा, तो उस हिस्से के लिए भारत ने पहले से ही लोकसभा की 7 सीटों को रिजर्व कर रखा है। तो इस प्रकार अगर आप उन 7 को 543 में जोड़ देते हैं तो आज वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या निकलकर 500 आपके सामने आ जाती है। तो कई बार प्रश्न, कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है अभी, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखना है इस बात को, अभी 552 आंसर नहीं करना है, क्योंकि 2 जो सदस्य हैं, एंग्लो इंडियन जो सदस्य लोकसभा में निर्वाचित मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, चूँकि उनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब सीधा प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें, अगर उनको 2 को हटा दें, तो वर्तमान में लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी वो 550 होगी। ये बात आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है, तो इसे आप बेहतर वे में याद रखें।
वहीं अगर हम दोस्तों बात करें लोकसभा की जो सीटों का आवंटन है वो किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों आप याद रखेंगे जो लोकसभा में सीटों का आवंटन है, इसका मतलब ये है, सीटों का आवंटन से अर्थ है आपका, अब ये समझ कर चलिए कि किस राज्य के लिए लोकसभा में कितनी सीटें होंगी। जैसे कि आप मान सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है, या फिर ऐसा मान सकते हैं महाराष्ट्र के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है, या मान सकते हैं आप पश्चिम बंगाल के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है। तो इस प्रकार किस राज्य के लिए कितनी सीटें होंगी लोकसभा में, मतलब कि ये किस चीज़ के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, ज़रा ध्यान से सुनें कि लोकसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात ज़रूर स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, उस राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या भी ज़्यादा होगी। चूँकि ये बात पहले से ही स्पष्ट है कि लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होगा, और अगर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी, सीधी बात है कि उसी राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या भी ज़्यादा होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है भारत में जहां सबसे अधिक जनसंख्या है, और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आप अगर देखें तो यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या भी भारत में सबसे ज़्यादा है, जो कि 80 है। कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा बन सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है, एक संशोधन याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो पहले वो चीज़ निश्चित कर दी गई थी कि जो 543 जो कि नॉर्मल थी पहले संख्या, जो कि आज भी है प्रभावी, इतनी थी, वो निश्चित कर दी गई थी। उसको फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटा दिया गया, जो कि आमतौर पर 42वां संविधान संशोधन, आप ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, चूँकि इसके तहत बहुत सारे प्रावधान हुए, इसी कारण इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ, इसे भी आप याद रखेंगे। इससे क्या हुआ कि पहले 2000 तक ये निश्चित कर दिया गया था, सन 2000 तक, कि जिस राज्य के लिए जितनी सीटें हैं, जिस राज्य में जितनी सीटें बांट दी गई हैं, उस राज्य के लिए उतनी ही सीटें रहेंगी। ये बात पहले निश्चित कर दी गई थी। लेकिन ध्यान रखना है कि और ये जो सीटें बांटी गई हैं, जो आज भी बटी हुई हैं, ध्यान से सुनना है, जो आज भी बटी हुई हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा में 80 हैं, या फिर महाराष्ट्र के लिए लोकसभा में आपका 48 हैं, या फिर पश्चिम बंगाल के लिए 42 हैं। तो ये जो बांटी गई थी ये 1971 की जनगणना पर ही बांटी गई थी, याद रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो एक प्रश्न, एक अमेंडमेंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 84वां संविधान संशोधन 2001, ध्यान से सुनना है दोस्तों, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई दोस्तों कि जिस राज्य में जितनी सीटें बांट दी गई हैं, ध्यान से सुनना है, जिस राज्य में जितनी सीटें बांट दी गई हैं, उस राज्य में 2026 तक किसी भी राज्य में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यह जो संख्या बांटी गई है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये भी बात याद रखनी है, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब अब आप एक बात समझ सकते हैं यहाँ से कि 543 जो सीटें हैं, अगर हम 2 एंग्लो इंडियन को अलग कर दें, चूँकि उनका प्रावधान अब समाप्त हो चुका है सन 2020 में, तो उन्हें आप अलग रख दें, तो 543 जो सीटें हैं लोकसभा की, भारत में जो नॉर्मल प्रभावी सदस्य संख्या है लोकसभा की वो 543 है। तो वो जो 543 है दोस्तों, वो 543 लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक जैसी है वैसी ही रहेगी, या कह सकते हैं यथावत रहेगी, उसके बाद ही उसमें कोई चेंज हो सकता है। ये व्यवस्था कर दी गई थी
84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ये भी बात आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं निर्वाचन की या इलेक्शन की, तो देखो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में भी बताया, प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस ऐसा चुनाव जिसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है या ऐसा चुनाव जिसमें जनता सीधे तौर पर वोट करती है, उसे ही हम प्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाता है। तो लोकसभा के जो सदस्य का निर्वाचन होता है दोस्तों, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और ये भी बात याद रखनी है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र को 18 वर्ष पूरी कर लिया हो, उसे वयस्क की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में बनता है। क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से सुने। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के लिए वोट डालने की आयु कितनी थी? तो मूल संविधान में जो वोट डालने की आयु जो थी लोकसभा के लिए, वो 21 वर्ष थी। ये पूछी जा सकती है। और ये 21 वर्ष जो रही आपकी कब तक रही? तो ये आपका 89 तक रही, क्योंकि 89 में फिर इसको चेंज कर दिया गया। तो ध्यान रखना है, एक अमेंडमेंट होता है 61वां संविधान संशोधन 1989। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसे आप याद रखें। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके द्वारा क्या होता है कि जो पहले लोकसभा के लिए वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, और उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसीलिए प्रश्न कभी भी एग्जाम में बन सकता है कि मूल संविधान में लोकसभा के लिए जो वोट डालने की आयु थी वो कितनी थी? तो आप याद रखेंगे, उस समय जो आयु थी आपकी वो 21 वर्ष थी। और फिर 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा या 61वें अमेंडमेंट 1989 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि आप जानते भी होंगे आज भी 18 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, जन्म से भारत का नागरिक हो ये ज़रूरी नहीं है, आप इस बात को याद रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और अगर उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा भी आपको याद रखना, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है। वहीं अगर हम दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो सदस्यों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आर्टिकल 84 में दी गई है। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 84, ध्यान से सुनना है। अनुच्छेद 84, संविधान का अनुच्छेद 84 साफ शब्दों में प्रावधान करता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या कह सकते हैं संसद का सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष पूरी कर ली गई हो या उसने 25 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर ली हो, प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा, वह ऐसी सारी योग्यताएं रखता हो या उसने वह ऐसी योग्यताएं उसकी निर्धारित की, मतलब कि ऐसी योग्यताएं जो संसद ने निर्धारित की हों, वो योग्यताएं वो व्यक्ति रखता हो, तभी वो लोकसभा का जो चुनाव लड़ सकता है। तो आप 3 पॉइंट इसमें याद रखेंगे। पहला कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, अगर उसकी उम्र 25 वर्ष से कम है तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है, और अगर 25 वर्ष पूरी हो गई है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, संसद ने जो एक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना रखा है 1951 का, इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि संसद ने 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो बना रखा है उसके तहत जो उन्होंने योग्यताएं निर्धारित कर रखी हैं संसद का सदस्य बनने के लिए, वो उसको होनी चाहिए, या संसद ने जो भी नियम बना रखे हैं वो उसके पास होने चाहिए, उसके लिए तब वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों याद रखना, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं अब कार्यकाल की,
लोकसभा के कार्यकाल की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना है दोस्तों, बहुत बेहतर पॉइंट बनते हैं यहाँ से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83(2), ध्यान से सुनना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल जो है प्रथम बैठक की तिथि से, ध्यान से सुनना है, प्रथम बैठक की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यहाँ से एक प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो सामान्यतः इसका आंसर होगा 5 वर्ष होता है। अगर किसी वजह से ज़्यादा डीप क्वेश्चन एग्जाम में चला जाता है तो वो इस प्रकार ऑप्शन सेट कर सकते हैं, जैसे कि पहले ऑप्शन में दे देंगे प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, इस तरीके से आपको सेट कर देंगे। तो उस स्थिति में आप याद रखें कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो प्रथम बैठक की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, इस 5 वर्ष की अवधि से पहले भी लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, और लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कह सकते हैं मंत्रिपरिषद, चूँकि आप जानते होंगे मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के कहने पर ही, ये बात मैं कई बार वीडियो क्लास में बता चुका हूँ, भारत के राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। तो चूँकि सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से के पहले भी वह कभी भी भंग हो सकती है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। और ध्यान रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 संविधान में प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर। तो प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है, इसे भी आप याद रखें। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। पहले स्टेप में आप ये बात याद रखेंगे। दूसरे स्टेप में आप इतनी बात याद रखें कि 5 वर्ष से पहले भी वो भंग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 85 से, इतना आप याद रखना है। उसके अलावा अब आपके बात दिमाग में आ रही होगी, क्या इसके आगे भी कभी कार्यकाल रह सकता है? हाँ, बिल्कुल रह सकता है। ज़रा स्थिति देख लें। यदि आपातकाल लागू है, यदि इमरजेंसी लागू है, तो भारत की संसद को यह अधिकार है कि वह लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ध्यान से सुनना है दोस्तों, यदि आपातकाल लागू है तो भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। दोस्तों याद रखेंगे, इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। क्या आज तक ऐसा हुआ जो ऐसा अवसर आया? तो दोस्तों याद रखना है, भारत के इतिहास में एक बार ऐसा अवसर आया जब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, ध्यान से सुनना है, कई बार प्रश्न यहाँ से सीधा पूछ लिया जाएगा। जब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद ने 2 वर्ष के लिए बढ़ाया था। ध्यान से सुनना है, जब 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। प्रश्न कितना अच्छा बन सकता है एग्जाम में, ज़रा सुने। भारतीय संविधान में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया गया था? तो याद रखना है 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। ध्यान रखना है, अब चूंकि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था तो सीधा सा एग्जाम में प्रश्न हो सकता है कि उस समय, जिस समय कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा का, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, चूँकि आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। और ये भी बात याद रखनी है दोस्तों कि यदि किसी वजह से, मान के चलिए, संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा देती है, मान के चलिए आपातकाल के दौरान यदि भारत की संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा देती है, और किसी वजह से ऐसा होता है कि बाद में या कुछ समय बाद ही आपात की घोषणा समाप्त हो जाती है, किसी कारण से भी आपात की घोषणा समाप्त हो जाती है या भारत के राष्ट्रपति द्वारा वापस ले ली जाती है, तो उस स्थिति में याद रखना है दोस्तों कि जैसे ही आपात की घोषणा वापस होती है
तो उस तिथि से आने वाले 6 माह के अंदर जैसे ही आपात की घोषणा वापस होती है तो उस तिथि से आने वाले 6 माह के अंदर लोकसभा के चुनाव कराने होंगे। ये बात क्लियर है। तो याद रखना है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इस बात को आप नोट में याद रखेंगे। मूल संविधान में जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष था, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, मतलब कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और ध्यान से सुनना है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे फिर से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ से 2 प्रश्न एग्जाम में अच्छे से बन सकते हैं, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहले तो नॉर्मली ये याद रखना है कि पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। और फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उस समय फिर से लोकसभा का कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके लाइक करने से वीडियो आगे बढ़ेगी और उन स्टूडेंट्स तक भी वीडियो पहुंचेगी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, किस तरीके से आपको समझ में आया। और एक बात कहना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंटों से, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और उन स्टूडेंट पर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।